जब तक आपके बैक साइड पे कस के डंडे न पड़े, आम आदमी को अकल नहीं आती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये डंडे पड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को डंडे पड़े जी। मगर जब अगर डंडा मारने से उसकी आंख खुल जाए तो मैं कहता हूँ मारो डंडा। और इकोनॉमिक डंडा अब पड़ रहा है। इन्हें जो हालातें हो रही इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, जी। मैंने पाकिस्तानियों से कहा इस्लामिक स्टेट बनाए हो ना, खाओ इस्लाम, अब रोटी नहीं मिलेगी, अब इस्लाम खाओ। अच्छा, अब मेरी बात, पहले वो बिगड़ जाते थे, अब जानते हैं जस्टिस काजू उनकी भलाई के लिए कह रहा। मैं कहता हूँ तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है भाई, तो अपने मजहब पे चलो, मुझे कोई इतराज नहीं है कि तुम मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा करो, मगर ये पागलपन करना कि बिल्कुल ये जो इंतहा पसंदी है, इस्लामिक इस्लामिक चिल्ला रहे हो। अब जो इकोनॉमिक, देखिए दिस इज अ क्वालिटेटिव चेंज आई हैव नोटिस्ड। अब तक था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, मगर इस चरम सीमा पे नहीं थी। अब जो चरम सीमा पे पहुंच गई है, ये बुरी चीज भी है, अच्छी चीज है। बुरी चीज मतलब लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, लोग बिलक रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, मगर अच्छी चीज है कि इसके बगैर आपको अकल ही नहीं आती। आम आदमी को जब तक पीछे पे डंडा ना पड़े कस के, अकल नहीं आएगी। और अब आ रहे हैं, अभी अब ये डंडे पड़ने लगे हैं कस के। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांट योर आईज टू बी ओपन। जितने भी डंडे पड़े, भाई डंडा पड़ेगा थोड़ा लाल हो जाएगा पीछे, और मगर आंख तो खुलेगी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही। तो ये आप नोटिस करिए, आप लोगों ने नहीं नोटिस किया, मैंने किया है कि क्वालिटेटिव चेंज, नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव चेंज। अब लोगों को समझ में आ रहा हो, मुझे लगता है ये इलेक्शन परिणाम से मालूम हो जाएगा जो 4 जून में आएगा। क्योंकि इंडियन पीपल, देखिए आपने बताइए कितने करोड़ों का राम मंदिर बना दिया अयोध्या में, कितनी बेरोजगारी दूर हुई उससे, कितनी भूखमरी दूर हुई उससे। बड़ा महंगा है, वहां जाना आसान नहीं है। मगर कितनी, मैं पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी कितने करोड़ों की को नौकरी मिल गई उससे। ये सब जनता को बेवकूफ बनाने के स्टंटबाजी थी। मोदी इज अ बिग स्टंटबाज। ये हर दूसरे हफ्ते कोई स्टंट करता था, योगा डे, स्वच्छता अभियान, डिमोनेटाइजेशन, और ये राम मंदिर है। अब वो बैठ गए वहां, क्या नाम है, वो कन्याकुमारी में बैठ गए, 45 साल की तपस्या कर रहे हैं, और सारे वो लगा दिए, फोटो आप लगा दिए हैं, कैमरा लगे हैं, ताकि हाँ वो हम ही टेक्स ग्रेट केयर कि अरे तुम्हें पूजा करनी चुपचाप से करो, दुनिया को दिखाना है। इतने बड़े इन्हें जिसको कहते हैं बगुला भगत, और मैंने इनका नाम रख दिया अंगुली माल। ऐसा था, बुद्धिस्ट लिटरेचर में आप जिक्र आता है अंगुली माल डाकू का, बड़ा खूंखार डाकू था। और वो क्या करता था, डाका लूट लिया आपको, और आपकी अंगुलियां काट के उनको एक माला बना के अपने गर्दन में पहनता था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगुली माल। फिर वो गौतम बुद्ध के संपर्क में आया तो गौतम बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और वो साधु संत हो गया। तो हमारे मोदी जी भी जो हैं, ये जो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हजारों मुसलमान चूहों को खा के हज पे चले। अब ये साधु संत हो गए। और जो ग्रेट आपकी जर्नलिस्ट हैं रूबिका लियाकत, उनको बनारस के क्रूज में उन्होंने इंटरव्यू दिए, आपने देखा होगा। और क्या कहते हैं मोदी जी कि जो हिंदू मुस्लिम करता है ही इज नॉट फिट फॉर पब्लिक लाइफ, अनसूटेड टू पब्लिक लाइफ। जिंदगी भर तुमने और कुछ किया ही नहीं एक्सेप्ट मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। अब तुम हृदय परिवर्तन हो गए हो, सबका साथ सबका विकास। अब मुझे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपको किस्सा सुना है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट। उनका एक प्रेस सेक्रेटरी होता था, वेरी यंग 29-year-old मैन कॉल्ड रोनाल्ड जीगलर, ZIEGLER। आप गूगल में देख लीजिएगा। वो झूठ बहुत बोलता था। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं उसने कोई बयान दिया, तो कुछ लोगों जो वहां बैठे थे बोले कि साहब 2 दिन पहले तो आपने बिल्कुल उल्टा बयान दिया था। उसने कहा कि दैट अर्लियर स्टेटमेंट इज इनऑपरेटिव। उसने एक नया टर्म कॉइन कर दिया कि नॉट फॉल्स, नॉट मिसगाइडेड, नॉट मिसअंडरस्टूड, इनऑपरेटिव, यानी लाइक अ बैटरी गॉन डेड। यानी रात गई बात गई, वो भूलो। जो अब मैं कह रहा हूँ
वही है ऑपरेटिव। तो लिहाजा जो 10 साल मुसलमानों का जुल्म किया मोदी जी ने, लिंचिंग करवाई, बुलडोजिंग और क्या नाम है, पिटाई जैसी नाम था कहने पे, वो सब इनऑपरेटिव है, दैट नेवर एग्जिस्टेड। और आज जो मैं कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, दिस इज ऑपरेटिव। तो ये जो है अनदर रोनल्ड रिकलर एंड अनदर अंगुली माल वो अब समय मोदी जी साधु संत हो गए, बैठ गए हैं तपस्या कर रहे हैं 45 दिन की। इतने कितना मैंने सुना कितना खर्चा हुआ है इसमें, जी यानी कोस्टल नेवी आई, एयरफोर्स आई, कितने मछुआरों का बड़ा नुकसान हुआ है और कई 40,000 दिनों तक। सिक्योरिटी वाले लगाए, जी यानी करोड़ों का, यानी गरीब देश में नहीं सोचा कि कितना गरीब देश है। आपने कितने करोड़ों कितने आप बताइएगा गूगल में देख के, कितने हजारों सैकड़ों हजारों करोड़ का खर्चा हो गया, जी क्योंकि 45 दिन ये तपस्या पे बैठे, वो भी तपस्या सारा फोटो आप आ रहा था, मैं जी देख रहा था कि वो दर्शन कर रहे हैं समुंदर की। अरे भाई तुम फोटो क्यों खिंचवा रहे हो यार, तुम पूजा करो, चुपचाप से पूजा करो। वो मगर उनको दिखाना है कितना बारी मैं भगत हूँ, समझा। तो लिहाजा ये फ्रॉड नहीं, ये मोदी के खोपड़े में कुछ नहीं है। ये नो साइंटिफिक आइडियाज, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स। पूरी जिंदगी इसकी कटी है, क्योंकि आरएसएस वालों को मैं जानता हूँ, इनको कोई हिंदू कल्चर नहीं मालूम, दे डोंट नो हिंदुइज्म। जो मैंने आपको आर्टिकल जी भेजा है, आप ठीक से पढ़ी, लंबा जी आर्टिकल है, द ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म, पढ़ा मैंने। उसके बारे में इनको कोई मालूम नहीं है। ये सब जो आरएसएस वाले हैं मैं बहुत जानता हूँ, दे टॉक नॉनसेंस। और जो अच्छी बातें हैं, जो गौरव करने लायक बातें हैं हिंदुइज्म की, हिंदू कल्चर की और पुराने हिंदू साइंस की, उसको ये लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, मालूम, मनगढ़ंत बातों को इनको बढ़ाते मालूम ही नहीं है वो सब जो मैंने आप लेख लिख के भेजा है आपको। इनको सिखाया जाता है इनकी शाखाओं में, इनकी मीटिंग होती है शाखाओं में, एंड दे आर बाय द वे दे आर सीक्रेट मीटिंग्स। हैं। अच्छा ये जो आरएसएस वाले मीटिंग करते हैं, दे डोंट परमिट नॉन आरएसएस पीपल, और उसमें कस के मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मुझे क्यों मालूम हुआ, क्योंकि मेरा इनका उठना बैठना होना हो गया, 20 साल में वकालत किया, तो ये चुपचाप से मुझे बता देते थे। दे होल्ड सीक्रेट मीटिंग। तो इनका क्या एजेंडा यही था, जहां इन्होंने देश को पहुंचाया यही पहुंचाना चाहते थे? यही है हेट्रेड ऑफ मुस्लिम। देखिए आरएसएस वाज द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश इन 1925। अंग्रेजों ने क्रिएट किया आरएसएस भी और मुस्लिम लीग भी, दे आर टू साइड्स टू द सेम कॉइन। Yeah. पूरा पर्पस है डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना। ये दोनों सीक्रेट, ये दोनों ब्रिटिश एजेंट्स हैं। और आरएसएस, ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि भारत एक कामयाब नेशन स्टेट बने। हाँ सर नेशन स्टेट का सवाल आया तो एक बहुत ज़रूरी बात जहन में बार बार अब आती है कि नेशन स्टेट का अपने सिटीजन से एक वादा था कि हम तुमसे जो कुछ ले रहे हैं, चाहे वो तुम्हारी मेहनत का टैक्स हो, चाहे तुम्हारी स्वतंत्रताएं हों, चाहे तुम पर जो अंकुश लगाया है कानूनी और बाकी सब, लेकिन उसके बदले में जान माल और इज्जत की हिफाजत करेगा नेशन स्टेट हमारी। ये जो जान माल और इज्जत की हिफाजत है, आपने जिक्र किया युवा अपनी जान दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवाओं में आत्महत्या हो रही है, पहले किसानों में हो रही थी। उसके अलावा जो इज्जत है, आप ये देखें कि पुलिस स्टेट बनता जा रहा है और पुलिस के अलावा भी जो आम आदमी है उसकी कोई इज्जत नहीं है इस देश में। और महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो मणिपुर से लेकर के पहलवान बेटियों तक। और जान कि किसी को के साथ भी कोई जान जा सकती है। स्टेट एक्टर्स कर सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स कर सकते हैं, प्रभावशाली हैं तो न्याय नहीं मिलेगा। तो ये जो बुनियादी वादा है इज्जत, जान माल और इज्जत की हिफाजत का स्टेट का, वो स्टेट पूरा नहीं कर रहा है। फिर हमने ये जो हाड़ तोड़ मेहनत करके गरीब आदमी अपना टैक्स देता है इतने बड़े स्टेट को चलाने के लिए, फिर इसका औचित्य ही क्या है अगर वो हमारे अपनी बुनियादी वादे को पूरा नहीं कर रहा है। बाकी की बातें तो बाद की हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदलना, ये सारी बातें तो उसके बाद की हैं, लेकिन बुनियादी बात नहीं पूरी कर रहा हमारा स्टेट। तो मैं सबसे गरीब आदमी की तरफ से जो वो टूथपेस्ट, टूथब्रश और साबुन खरीदता है, जो आटा खरीदता है उसमें भी वो टैक्स देता है, और जो वैभव और जो ऐशो आराम हमारे नेता उठा रहे हैं उनको वो उस पर खर्च होता है। ये क्या हो गया, हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए? देखिए इसका जवाब में आप मेरा एक लेख पढ़िए, गूगल में मिल जाएगा, टाइप करिए गूगल में काजू वाई आई डोंट सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, उसमें सब जवाब आ जाएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बना दिया,
मगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इट इज अ पीस ऑफ पेपर। सवाल है इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। इम्प्लीमेंट पॉलिटिशियन करते हैं ना। अब ये हमारे पॉलिटिशियन इंडिया के सब पार्टी के बड़े स्वार्थी हैं। आप कह रही हैं कि भला क्यों नहीं करते, उनको बस पैसा, पावर और पेल्फ के अलावा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दो कौड़ी के हमारे नेता हैं सभी पार्टी के। तो ये मुट्ठी भर लोग, हम इतनी बड़ी आवाम को, इतनी बड़ी इंसानियत को, 140 करोड़ की इंसानियत को ये मुट्ठी भर पॉलिटिकल क्लास हमेशा के लिए जलील कर देगा और उनके ज़िंदगी के मायने खो जाएंगे? नहीं, हमेशा नहीं, कुछ दिन तक करेगा, मगर अब एक शुरू होएगा जन संघर्ष। उसमें वक्त लगेगा। मैंने कहा अभी वैचारिक क्रांति का दौर चल रहा है, मगर इसके बाद जन संघर्ष का दौर आएगा। इसमें कई साल लगेंगे और जन संघर्ष में स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होंगे जो पेट्रियोटिक, देश प्रेमी नेता, मॉडर्न माइंडेड, सेकुलर, सेल्फलेस, कुर्बानी देने, अपनी जान की कुर्बानी देने के तैयार। कुछ लोगों ने पूछा था आप कह रहे हैं कि ऐसे नेता आएंगे, कहाँ, कैसे आएंगे, कहाँ? मैंने कहा देखो, आपने इतिहास शायद पढ़ा नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में जो बड़े संकट में थे, जैसे इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में बड़ी स्ट्रगल हुई बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। आप अगर इतिहास इंग्लैंड का पढ़ें, स्पॉन्टेनियसली इमर्ज हुए ग्रेट पेट्रियोटिक लीडर्स अपने, बिकॉज नेचर डज नॉट लाइक अ वैक्यूम। ये जो बुरी परिस्थिति जब का लंबी चलती है तो फिर तब नेचर थ्रो अप करता है ग्रेट लीडर, जैसा हिस्ट्री बताता है। फ्रांस में बड़ा संकट आया था 18th सेंचुरी में, बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड राइट्स होने लगे, तो दैट क्रिएटेड द रेवोल्यूशन, जिसमें ग्रेट रेवोल्यूशनरीज लाइक रोबेस्पियर अराइज हुए, हु फॉट फॉर द पीपल। अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उसके लीडर्स थे ये जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन वगैरह, जो फार्मर, दे वर वेरी रिच फार्मर्स। मगर जब संकट का अमेरिका में संकट आया तो वो आगे बढ़े एंड दे टू पर्सनल डेंजर ऑन देमसेल्फ। अगर अंग्रेज पकड़ लेते उनको फांसी पे लटका देते। बट ये कहने का मतलब है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि आने वाले वक्त में ग्रेट पेट्रियोटिक, हेरोइक, मॉडर्न माइंडेड, सेकुलर, सेल्फलेस लीडर्स विल इमर्ज। सर, हमारे यूथ को तो लगा दिया है, अर्बन यूथ को आईपीएल जैसी चीज़ों में लगा दिया है और रूरल या मोफस्सिल टाउन के यूथ को कांवड़ में लगा दिया है, और वो अपने उसी इकोसिस्टम में खुश है। जिस यूथ को सवाल करना चाहिए था, वो यूथ अपने को एपॉलिटिकल कहना चाहता है। वो कहता है हम गैर राजनीतिक हैं, जबकि असली अभी एक रैली निकाली, बेरोज़गार दूल्हा की रैली, कि हम बेरोज़गार नौजवान हैं, हमें कोई शादी नहीं करेगा, हमारे साथ कोई लड़की नहीं देगा, अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि हम बेरोज़गार लोग हैं, तो हम बेरोज़गार दूल्हा हैं। अगर यूथ अपनी अना को, अपनी बेसिक जो डिग्निटी है, उसको ताक पे रख करके खुद को आगे बढ़ करके यहाँ तक पहुँचा दिया गया इस देश का, तो आप ये सोचिए कि जिस वर्ग को क्रांति और ये नए विचार, साइंटिफिक रैशनैलिटी के लिए जाना चाहिए था, वो क्रिकेट, कांवड़। देखिए, आपकी बात सही है। अधिकतर जो यूथ है हमारी, वो बस चाहती है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बस अच्छा कंफर्टेबल जॉब मिल जाए, अधिकतर है। मगर एक छोटा सा तबका धीरे धीरे अराइज करेगा, ऐसे लोगों का जो कि देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। धीरे धीरे उसमें वक्त लगेगा, आप निराश ना होइए। अभी आपकी बात सही है, ज़्यादातर जो ये सो कॉल्ड एजुकेटेड यूथ हैं, आईआईटी में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, आईएएस में आ जाते हैं, दे वांट अ कंफर्टेबल जॉब। मगर एक छोटा सा तबका, आई एम कॉन्फिडेंट, ऑलरेडी सोच रहा होगा। मैं तो देखिए अब बुजुर्ग हो गया हूँ, मगर मैं जवान हूँ। आई एम ए यंग मैन, आई एम 25 ईयर ओल्ड, आई एम टेलिंग यू। मेंटली, फिजिकली आई एम 78, मेंटली आई एम 25। दिन रात मैं रात के 2 बजे मुझे कोई आइडिया आता, मैं जाके आर्टिकल लिखने लगता हूँ।